नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्री सर में। दोस्तों, कल हम लोगों ने शब्द परिचय में देखा था कि जो हमने 4 आधार बताए थे आपको शब्दों के वर्गीकरण को, शब्द के प्रकार पढ़ने के लिए 4 आधार बताए थे, उसमें से 2 आधार पे कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। पहला उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे। आज हम लोग उसके आगे के भाग में चर्चा करने वाले हैं। तो ये शब्द परिचय का भाग 2 है। जिसने भाग 1 नहीं देखा है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप पहले उस भाग को देख लें जिससे आप इस टॉपिक से पूरी तरह से अपनी समझ विकसित कर सकें। ये भाग 2 है उसका, भाग 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज यहाँ पे बेसिकली देखिए हम लोग 2 बिंदुओं पे बात करने वाले हैं, है ना। 2 बिंदुओं पे कल हम लोग बात कर चुके थे, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना और बनावट के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए एक आधार हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पे शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, एक तो ये चीज देखनी है हम लोगों को, और दूसरा देखना है प्रयोग या कह सकते हैं विकार या कह सकते हैं परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार। ये 2 चीजें आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों बिंदुओं से हम आज अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। ये अपने आप में पूरा एक अध्याय के रूप में है, बहुत लंबी चर्चा होगी, कई पार्ट में इसमें चर्चा हो पाएगी, है ना। तो अर्थ के आधार पे अगर हम शब्दों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आपका सार्थक शब्द और दूसरा प्रकार होता है यहाँ पे निरर्थक शब्द, है ना। चलिए तो जानते हैं क्या होता है सार्थक और निरर्थक। देखिए इसमें क्या है, सा उपसर्ग है, इसमें क्या है निर उपसर्ग है ना। सा का अर्थ होता है के साथ या कह सकते हैं समाहित। निर का अर्थ होता है के बिना या कह सकते हैं रहित, है ना। इन उपसर्गों में ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। दोस्तों, सार्थक शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ वहन करते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता परंतु स्थान विशेष में प्रयुक्त होकर यह अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें कहते हैं हम निरर्थक शब्द। आई होप आपको समझ में होगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सार्थक शब्द क्या होंगे? तो वह शब्द जो अपना स्वतंत्र अर्थ वहन करते हैं, जिनका अपना स्वयं का अर्थ होता है, उनको प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। वह शब्द जिनका स्वयं में कोई अर्थ ना हो, प्रयोग के आधार पे या स्थान विशेष में प्रयुक्त होकर अर्थ में विशिष्टता ला दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द, है ना। अब निरर्थक शब्द में कैसे शब्द आते हैं? तो देखिए कई बार आपने लिखा होगा, देखा होगा, लोग बोलते हैं चाय वाय, है ना। जब हम जल्दी बोलते हैं किताब विताब, है ना, बस्ता वस्ता। तो ये तो आपके सार्थक शब्द हैं, लेकिन इसके साथ जो ये युग्मज प्रयोग हो रहे हैं विशिष्टता लाने के लिए, ये कैसे शब्द हैं? निरर्थक शब्द हैं। क्योंकि यदि इनको हम वाक्य में से हटा के अलग कर लें तो ये फिर अपना अर्थ समाहित नहीं करते, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। ये कहलाते हैं आपके क्या? निरर्थक शब्द, है ना। निरर्थक शब्द के भेद नहीं होते हैं, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सार्थक शब्द के भेद की। चूंकि सार्थक शब्द तो वह शब्द होते हैं जिनका अपना स्वयं का अर्थ होता है। अब सार्थक शब्दों के भेद की बात करें तो देखिए बहुत सारे प्रकार बनेंगे इसके। सबसे पहला एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना,
विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, अभिधावाचक शब्द और आता है लाक्षणिक शब्द। ये दो प्रमुख रूप से जान लीजिए, बाकी लगभग सभी आप जानते ही होंगे अगर थोड़ा बहुत भी आपने स्टडी कर रखा है, हिंदी पढ़ा है थोड़ा सा भी। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो वह शब्द जो एक अर्थ वहन करते हैं, अर्थात जिनका केवल एक अर्थ होता है, क्या कहलाते हैं? वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात सपोज हम यहाँ लिख रहे हैं क्या? घर, या लिख रहे हैं क्या? ग्रह, तो इनका अपना क्या होता है? एक अर्थ होता है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की अगर बात की जाए तो क्या होता है? वह शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों, वह शब्द जो एक से अधिक अर्थ समाहित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची आप जानते हैं, विलोमार्थी आप जानते हैं, अपोजिट वाले हो गया। समानार्थी आप जानते हैं, दो शब्द जो समान अर्थ समाहित करते हो। मेन जो बात आती है वो इन दो की आती है, अभिधावाचक और लाक्षणिक क्या होते हैं। तो देखिए, अभिधावाचक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ आप बिल्कुल सामान्य रूप से जान ले, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कहानी नहीं पढ़नी पड़े। वह शब्द जो सामान्य रूप से अपना अर्थ रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिधावाचक। लेकिन जो लाक्षणिक शब्द होते हैं ये क्या करते हैं? ये सामान्य रूप से अपना अर्थ नहीं बताते हैं। ये आपको वाक्य के भाव को जानना पड़ेगा, तभी आप लाक्षणिक शब्दों का अर्थ बता पाएंगे। जैसे हमने कह दिया, सपोज एक उदाहरण लिया, राजू गधा है ना। तो देखिए इसका जो अभिधावाचक अर्थ है वो ये है कि गधा एक जानवर होता है, लेकिन अब चूंकि राजू जानवर वाला गधा तो हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे इसका लाक्षणिक अर्थ है, अर्थात राजू की बुद्धि की कल्पना किससे की गई है? गधे की बुद्धि से। तो यहाँ पे जो इसकी व्यंजना है वो कैसी है? लाक्षणिक व्यंजना है। तो ये जो शब्द होगा कैसा होगा? लाक्षणिक अर्थ वाला शब्द होगा। अर्थात वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण व द्वेष के विवेचन के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं। ये चीज आपके लिए नई होगी, है ना। तो ये हमको देखना था अर्थ के आधार पे शब्दों के प्रकार पे, है ना। अब आगे अगर हम बात करें विकार के आधार पे शब्दों के प्रकार, या हम कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पे शब्दों के प्रकार, तो इसके भी देखिए दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है विकारी शब्द और एक हो जाता है आपका अविकारी शब्द, है ना। अब विकारी अविकारी को समझें, परिवर्तन को समझें, उससे पहले आप ये जान लो कि हिंदी में परिवर्तन होते कितने प्रकार के हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 4 प्रकार के विकार होते हैं। कितने विकार होते हैं? 4 विकार होते हैं। किसी भी शब्द में अधिकतम कितने विकार हो सकते हैं? 4 विकार। कौन कौन से? लिंग, वचन, काल और कारक, है ना। ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं? विकार होते हैं। लिंग का विकार कैसा होगा? जैसे लड़का का लड़की। वचन का विकार कैसे होगा? लड़की का लड़कियां। काल का विकार खाता है खाएगा, परिवर्तन हुआ शब्द में। कारक का, जहां पे कर्ता कर्म ट्रांसफर हो जाए, जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा, फिर श्याम ने राम के पत्र का उत्तर दिया, तो अब यहाँ पे जो कर्ता और कर्म कारक हैं वो आपस में क्या होंगे? बदल जाएंगे। कारक को ही कहीं कहीं कहा जाता है परसर्ग, या इसी को कहीं कहीं कहा जाता है परम प्रत्यय। इससे प्रयुक्त होने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें कहते हैं विभक्ति चिन्ह। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप रख सकते हैं। तो ये इतने विकार होते हैं, है ना। अब वह शब्द जो लिंग वचन काल कारक, या वह शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों की संख्या भी कितनी है? तो भाई विकारी शब्दों की संख्या भी क्या है? 4 है। कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और चौथा होता आपका विशेषण, है ना।
ये चार आपके क्या होते हैं, विकारी शब्द, अर्थात वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाए क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द। विकारी शब्द के कितने भेद, चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी प्रकार अविकारी शब्द में आए तो यहां पे क्या क्या होता है भैया, क्रिया, विशेषण। इन अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, जिनमें किसी प्रकार का व्यय ना हो, अव्यय है ना। ये व्यय शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्लियर। इसी में आ जाएगा आपका संबंध बोधक, और इसी प्रकार आ जाएगा आपका निपात। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी लेटेस्ट में, निपात से, है ना। कई सारे क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे निपात आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और निपात अव्यय। ये आपके वह शब्द हैं जो कहीं भी प्रयुक्त हों, लेकिन लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर इनमें किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। क्लियर। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट से जो हमारे वीडियो आएंगे वो पर्टिकुलरली एक एक बिंदु पे आएंगे। इस पूरे को एक पार्ट में समझाएंगे, ये पूरा एक पार्ट में आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन इन सभी के लिए अलग अलग सेपरेट पार्ट बनेंगे। एक पार्ट आएगा जो संज्ञा, जो अगला पार्ट होगा हमारा वो पर्टिकुलर संज्ञा का होगा, इसी प्रकार सर्वनाम, इसी प्रकार क्रिया और इसी प्रकार विशेषण। तो अगले जो भाग से हम चर्चा करेंगे वो संज्ञा से स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से अपने विकारी और अविकारी को हम समाप्त करेंगे। आशा करते हैं आपको ये दोनों जो आधार हैं वो समझ में आए होंगे और इनके द्वारा जो पार्टीशन किया गया, जो डिफरेंशिएट किया गया है शब्दों को, वो भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है दोस्तों। जो आपने वर्ण विचार की सीरीज अगर नहीं देखी हो तो पहले वर्ण विचार को पूरा खत्म कर लीजिए, जिससे आपको आगे संधि, समास और बाकी सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। तो वर्ण विचार का पूरा सीरीज खत्म कर लीजिए। इसके बाद शब्द विचार को भाग 1, भाग 2 ये आता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो इसको पूरा खत्म कर लीजिए। तो आपका एक पूरा कॉन्सेप्चुअल पूरा सिलेबस स्टार्ट टू एंड आपका खत्म होता चलेगा। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो आपके यहाँ से पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।